स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आगे पढ़ रहे हैं कंडक्टेंस ऑफ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल आयंस। हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयंस का बिहेवियर बिल्कुल अलग होता है दूसरे इलेक्ट्रोलाइट्स से। तो देखें, हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयंस की जो आयनिक चालकता या आयनिक कंडक्टेंस हैं वो जल अथवा अल्कोहल, दोनों सॉल्वेंट्स हैं, में अन्य आयनों की तुलना में बहुत ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि इसका कारण प्रोटॉन यानी H+ आयन का एक स्पीसीज से दूसरे पर कूदना माना गया है। यानी प्रोटॉन जो है वो अभिगमन नहीं करता, बल्कि एक से दूसरे पानी के मॉलिक्यूल पर कूदता हुआ चलता है। तो जल में H आयन हाइड्रोनियम आयन H3O+ के रूप में रहते हैं। और नीचे जो डायग्राम दिख रहा है हम इसमें अभी बात करते हैं। और इसके अनुसार एक प्रोटॉन जो कि हाइड्रोनियम आयन है उससे पास वाले जल के अणु पर चला जाता है, फिर वो हाइड्रोनियम आयन में कन्वर्ट हो जाता है और इसमें फिर हाइड्रोजन बंध की जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसकी रीअरेंजमेंट होता है। फिर एक नए तरह का हाइड्रोनियम आयन बन जाता है और उससे फिर एक प्रोटॉन निकलकर पास वाले अणु पर चला जाता है और इस तरह से हाइड्रोनियम आयन से हाइड्रोजन या प्रोटॉन का आगे पानी के मॉलिक्यूल्स पर जाने का प्रक्रम लगातार चलता रहता है। और इसमें जो प्रोटॉन है वो एक सिरे से यानी बाएं सिरे से दाएं सिरे की ओर स्थानांतरित होता रहता है, जबकि ये विलयन में अभिगमन नहीं करता है। ठीक है, तो ये जो है वो एक हाइड्रोजन पानी के मॉलिक्यूल पर, एक प्रोटॉन पानी के मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल पर जा रहा है, विलयन में इसका कोई अभिगमन नहीं हो रहा। अर्थात इस स्थानांतरण में अगर हम देखें तो बाएं से दाएं प्रोटॉन का ट्रांसमिशन या स्थानांतरण हो रहा है। तो ये आप डायग्राम देख सकते हो। इसमें एक हाइड्रोनियम आयन है शुरू में बाएं में, उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग चेंज हुई और पास का हाइड्रोजन जो है वो जो राइट साइड वाला है वो नेक्स्ट पानी मॉलिक्यूल पर अटैच हो गया और फिर हाइड्रोनियम आयन बना। तो इस तरह से ये लगातार एक के ऊपर एक कूदता चला जाता है। पहले जैसी स्थिति प्राप्त करने के लिए हमें मॉलिक्यूल को रोटेट करना पड़ता है 90 डिग्री सेंटीग्रेड पर और 90 डिग्री एंगल पर। और इस स्थानांतरण से क्या होगा, मॉलिक्यूल में 3 स्टेजेस आती हैं बीच में। पहले इनिशियल स्टेज या प्रारंभिक अवस्था, फिर मिडिल स्टेज मध्य अवस्था और लास्ट में फाइनल स्टेज या अंतिम अवस्था। तो ये हम डायग्राम से देख सकते हैं। और इसी तरह से हाइड्रोक्सिल आयन का ट्रांसमिशन या स्थानांतरण भी होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल है HOH जिसमें ट्रांसफरेंस हुआ, रोटेशन हुआ और फिर उससे वो चेंज हुआ, यानी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बाएं से दाएं पोजीशन पर आ गया है। फिर 90 डिग्री का हुआ तो फिर ये दाएं से बाएं आ गया, पहले वाली अवस्था में आया। अब इनिशियल स्टेज में दाईं अवस्था में क्या दिखाई दे रहा है, हाइड्रोनियम आयन है और हाइड्रोनियम आयन बाकी 2 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। फिर प्रारंभिक अवस्था में जब आगे चलता है तो यही स्थिति आगे है और हाइड्रोक्सिल आयन रह गया है, एक साइड प्लस चार्ज है, एक साइड माइनस चार्ज है। अब मध्य अवस्था में जो हाइड्रोनियम आयन बाईं ओर था उसका हाइड्रोजन प्रोटॉन किस पे रिप्लेस हुआ, बीच वाले पे, तो मध्य अवस्था में आ गया है। तो HOH पानी एक साइड और दोनों साइड पानी है और बीच में अब हाइड्रोनियम आयन आ गया है। और उसी तरह से हाइड्रोक्सिल आयन का रोटेशन भी चलता है कि दोनों तरफ पानी मॉलिक्यूल है और बीच में हाइड्रोक्सिल आयन है, OH है।
अंतिम अवस्था में बिल्कुल साइड वाले पानी के मॉलिक्यूल पर वो शिफ्ट हो गया है और हाइड्रोनियम आयन वहाँ बन गया है और इसी तरह से हाइड्रोक्सिल आयन इसके अपोजिट बिल्कुल बाईं तरफ चल गया है। तो दोनों का रोटेशन अलग अलग है। हाइड्रोक्सिल आयन दाएं से बाएं चल रहा है और प्रोटॉन बाएं से दाएं ओर स्थानांतरित हो रहा है। तो आयनों के अभिगमन द्वारा जो विद्युत का परिसंचलन है, जो करंट का फ्लो है, उसमें हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन के अभिगमन नहीं होता है, मूवमेंट नहीं होता है, बल्कि उसकी जगह क्या होता है, प्रोटॉन का ट्रांसफरेंस या ट्रांसरोटेशन, जिससे इनका अभिगमन माध्यम की विस्कासिता पर निर्भर नहीं करता। क्योंकि ये एक से दूसरे वाटर मॉलिक्यूल पे कूद रहा है, इनका ट्रांसलेशन हो रहा है, इनका ट्रांसफरेंस हो रहा है, इसीलिए ये विलयन की विस्कोसिटी या विस्कासिता पर इनकी चालकता का मान निर्भर नहीं करता है। और यही वजह है कि हम चाहे पानी में लें, चाहे अल्कोहल में लें या किसी अन्य में लें, इनकी आयनिक चालकताओं के मान दूसरे आयंस की तुलना में बहुत ज़्यादा होते हैं। अब हम इसको ऐसे समझें कि H2O है और इसमें एक प्रोटॉन कूदा, तो ये आया हाइड्रोनियम आयन। अब हाइड्रोनियम आयन में से वाटर मॉलिक्यूल निकल गया, तो ये अगेन एक प्रोटॉन आ गया। और दूसरे स्टेप में, पहला स्टेप हाइड्रोक्सिल के लिए, तो हाइड्रोक्सिल वाटर मॉलिक्यूल के साथ ऐड हुआ H2O प्लस हाइड्रोक्सिल आयन, और फिर वाटर मॉलिक्यूल निकल गया तो हाइड्रोक्सिल आयन रह गया, और इस तरह से सो ऑन। मतलब कोई रिएक्शन नहीं हो रही है, वाटर मॉलिक्यूल्स पर प्रोटॉन एंड हाइड्रोक्सिल आयंस का सिर्फ ट्रांसफेरेंस या स्थानांतरण हो रहा है। तो हम ये मान सकते हैं कि हाइड्रोक्सिल आयन है कि जल में बहुत अधिक गतिशीलता या चालकता जो है वो हाइड्रोक्सिल आयन और जलीय अणु के मध्य जो प्रोटॉन्स हैं उनका स्थानांतरण है। तो अगर हम लें तो ये जो है वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन को ले जाने के बीच एक कैसा ब्रिज का कार्य करते हैं। अब टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन कंडक्टेंस या चालकता पर ताप का प्रभाव कैसे पड़ता है। तो हमने दो इलेक्ट्रोलाइट्स लिए हैं, एक सोडियम क्लोराइड और एक पोटेशियम क्लोराइड। दोनों की कंसंट्रेशन सेम है, 1N 1N। टेम्परेचर्स दो अलग अलग लिए, एक 18 डिग्री सेंटीग्रेड और दूसरा 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। और अगर हम देखें तो सोडियम क्लोराइड का पहले देखें तो 18 डिग्री सेंटीग्रेड पर कंडक्टेंस 74 है और 25 डिग्री पर कंडक्टेंस काफ़ी बढ़कर 90 हो गई। उसी तरह से पोटेशियम क्लोराइड देखें तो 18 डिग्री पर ये 98 है और 25 डिग्री पर कितनी हो गई, 111। तो इसका क्लियर कट हुआ कि ताप बढ़ाने पर सभी इलेक्ट्रोलाइट्स की चालकता का मान बढ़ता है। तो क्या कारण है इसका? इसका रीज़न ये है कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, जब हम ताप बढ़ाते हैं, तो मीडियम यानी माध्यम, उसकी विस्कोसिटी या विस्कासिता का मान कम हो जाता है। अगर हम ताप को सिर्फ 1 डिग्री बढ़ाते हैं तो विस्कोसिटी या विस्कासिता का मान लगभग 2.5% यानी काफ़ी कम हो जाता है। और जैसे ही मीडियम की विस्कोसिटी कम होती है, आयनों की गति बढ़ जाती है और गति बढ़ते ही चालकता का मान बढ़ जाता है। तो अगर हमको रिलेशन देखना है कि अनंत अनुताप पर तुल्यांक की चालकता और ताप के साथ परिवर्तन, तो ये हमारा एक फार्मूला है कि लैम्डा टी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज इक्वल्स टू लैम्डा 25 at infinite dilution multiplied by 1 plus x t minus 25। तो t हमारा टेम्परेचर और 25 यानी 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ये दो अलग अलग टेम्परेचर्स पर हमने
लैम्डा या तरंग दैर्घ्य ली है और उससे हम कंडक्टेंस का मान कैलकुलेट कर सकते हैं। प्रत्येक विद्युत अपघटय के लिए x क्या है, एक टेम्परेचर कोफिशिएंट है और इसका मान कांस्टेंट रहता है हर इलेक्ट्रोलाइट के लिए, जिसका मान अगर हम एसिड्स लेते हैं तो 0.016 है और अगर बेस या क्षार लेते हैं तो 0.019 है और अगर सॉल्ट्स या लवण लिए जाते हैं तो 0.022 से 0.025 होता है। यानी विद्युत अपघटय या इलेक्ट्रोलाइट्स को जब भी हम जलीय विलयन बनाते हैं तो उनकी तुल्यांकीय चालकता या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में इंक्रीज या वृद्धि 2% हो जाती है पर डिग्री टेम्परेचर पर। यानी 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के साथ चालकता के मान में 2% वृद्धि होती है। पर ये जो 2% वृद्धि हमको दिखाई देती है ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए ठीक है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स पूर्णतः आयनित होते हैं। जैसे जैसे हम विस्कोसिटी का मान कम करते हैं आयनों की गति बढ़ जाती है और उस स्थिति में चालकता का मान बढ़ता है। अगर हम दुर्बल विद्युत अपघटय के लिए बात करते हैं तो ताप के साथ परिवर्तन में एक रेगुलरिटी नहीं दिखाई देती, अलग अलग होता है। तो हम फिर ये कह सकते हैं कि ताप के साथ चालकता में वृद्धि, विलयन के विस्कासिता में कमी, आयनों की गति में वृद्धि और आयनन की मात्रा में वृद्धि, जो कि मेन कारण है दुर्बल अपघटयों के लिए, के कारण होती है। तो अब 3 कारण हुए कि ताप के साथ जब हम ताप बढ़ाते हैं तो चालकता में वृद्धि क्यों होती है। पहला, विस्कासिता में कमी, दूसरा आयनों की गति में वृद्धि और तीसरा आयनन की मात्रा में वृद्धि। अगर हम दाब बढ़ा दें तो दाब बढ़ाने पर क्या होगा, विलयन की विस्कासिता बढ़ जाती है और जिससे आयनों की गति घटती है, इसलिए दाब बढ़ाने पर विलयन की चालकता में कमी होगी। ठीक है, तो 2 इफेक्ट्स हमने देखे। टेम्परेचर बढ़ाने के साथ चालकता बढ़ती है, दाब बढ़ाने के साथ चालकता का मान कम होता है। अगर हम 2 विपरीत आवेशित आयनों के मध्य, हम हमेशा एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रोलाइट्स में, और अगर हम उनके बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या स्थिर विद्युत आकर्षण बल की बात करते हैं तो उसके बीच निश्चित तौर पर एक माध्यम होता है, एक मीडियम होता है और उस मीडियम में को हम कैसे लेते हैं, परावैद्युत स्थिरांक या इलेक्ट्रोस्टैटिक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो D इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। तो F इज इक्वल टू 1/D इंटू Q प्लस Q माइनस अपॉन R स्क्वायर। Q प्लस Q माइनस क्या है, चार्ज ऑफ 2 अपोजिटली चार्ज आयंस, R रेडियस है, D डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। तो इसका मतलब जो विलायक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो फोर्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, व्युत्क्रमानुपाती है। अब अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या परावैद्युत स्थिरांक ज़्यादा है तो आयनों के मध्य क्या होगा, आकर्षण बल का मान कम होगा, खूब आराम से गति करेंगे और आयन गति जब करेंगे तो चालकता का मान ज़्यादा होगा। और अगर वैद्युत स्थिरांक कम होगा तो आयनों के मध्य आकर्षण ज़्यादा होगा। इसलिए जब हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कम लेते हैं तो इलेक्ट्रोलाइट्स में आकर्षण के कारण आयनन या आयनाइजेशन कम होता है और अगर हम हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लेते हैं तो उनके मध्य आकर्षण का मान कम हो जाता है और क्या होगा, फिर आयनन की मात्रा अधिक होती है और चालकता अधिक होगी। तो हमें एक कंक्लूजन ये निकला है कि अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मान ज़्यादा है तो चालकता का मान कम होगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मान ज़्यादा है तो फिर चालकता का मान भी ज़्यादा होगा,
क्योंकि आयनों के मध्य आकर्षण कम होता है। अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मान कम होगा तो आकर्षण का मान ज़्यादा होगा और उस स्थिति में चालकता का मान भी कम होगा। अगर हम बहुत ज़्यादा पोटेंशियल लगा देते हैं, कितना 10⁵ वोल्ट पर सेंटीमीटर से भी ज़्यादा का पोटेंशियल हमने लगाकर एक विद्युत क्षेत्र जनरेट कर लिया है और उसमें अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट रखकर हम चालकता का अध्ययन कर रहे हैं तो इस विद्युत क्षेत्र को में रखने पर इलेक्ट्रोलाइट की चालकता में वृद्धि होती है। तो हम क्या कंक्लूज़न निकालते हैं? इससे ये कंक्लूज़न निकलता है कि अगर बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी का, तीव्रता का विद्युत क्षेत्र आयन की गति को बढ़ाने में सहायक होता है और वो विपरीत आवेश युक्त एक आयनिक मंडल, जैसे पॉजिटिव चार्ज है तो नेगेटिवली चार्ज आयन से घिरा हुआ है और हम एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देते हैं तो वो पॉजिटिवली चार्ज आयंस नेगेटिव चार्ज आयंस को छोड़कर तेजी से गति करता है और आयन की गति बढ़ जाती है और वो स्वतंत्र रूप से गति करने लग जाता है। वो उस आयनिक परिमंडल के प्रभाव को छोड़ देता है और जिससे चालकता का मान बढ़ता है। तो इसका मतलब बहुत अधिक तीव्रता का विद्युत क्षेत्र लगाने पर जो शीतलन प्रभाव है, जो रिलैक्सेशन इफेक्ट है, वो कैसा हो गया? नगण्य हो गया। और इसको सबसे पहले साइंटिस्ट वीन ने स्टडी किया था। इसीलिए हम जो चालकता का इफेक्ट उच्च विभव के कारण है उसको हम क्या कहते हैं? वीन इफेक्ट या वीन का प्रभाव। दूसरा जो था वो डेबाई फाकेन हैगन साइंटिस्ट थे। 3 उन्होंने प्रबल विद्युत अपघटनों की विलयन की चालकता का अध्ययन ऑल्टरनेटिंग, उन्होंने करंट पास करके अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पर स्टडी करी थी और जब अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर स्टडी करी तो उन्होंने माना कि जैसे जैसे हम आवृत्ति बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे चालकता का मान बढ़ता है। जब बहुत ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी रखते हैं तो चालकता में वृद्धि होती जाती है और उच्च आवृत्ति बहुत ज़्यादा ली, जैसे 10⁶ हर्ट्ज लेते हैं तो उस स्थिति में फिर वही रिलैक्सेशन इफेक्ट का मान नगण्य हो जाता है और फिर आयंस जो हैं वो स्वतंत्र रूप से गति करते हैं और चालकता का मान बढ़ता है। तो इस तरह से अगर हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाते हैं या हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ाते जाते हैं तो रिलैक्सेशन इफेक्ट या शीतलन प्रभाव नगण्य हो जाता है। आयंस स्वतंत्र रूप से गति करते हैं और उसकी वजह से चालकता के मान में वृद्धि होती है। तो ये था इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट, माध्यम का आयन पे प्रभाव। तो ये जो है बेसिकली इफेक्ट ऑफ आयंस, साथ में हाइड्रोजन हाइड्रोक्सिल आयंस के बारे में स्टडी